आज इसका लेक्चर नंबर क्या है? 54। अच्छा, मेथड ऑफ इमेजेस जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। और लास्ट टाइम हमने उसके सारे जितने पैरामीटर्स थे उनको कैलकुलेट करके देख लिया था। फोर्स, चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी। टोटल चार्ज भी कैलकुलेट करके देखा था। आज जो है वो हमने इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसमें जो एग्जांपल नंबर 1 है कि आपने पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है उसको फाइंड करना है। इन द विसिनिटी ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज की विसिनिटी में, वहाँ पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पोटेंशियल को फाइंड करना है किससे? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इमेजेस। तो सॉल्यूशन आप देखें कि इस प्रॉब्लम के अंदर, इन दिस प्रॉब्लम we will consider a single image charge। एक सिंगल इमेज चार्ज जो है उसको हम कंसिडर करेंगे, जिसको हम नाम देंगे Q प्राइम का। ये क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से एक सिंगल इमेज का चार्ज है वो भरेगा, और इसको हम Q प्राइम से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। टू मेक द स्फीयर a surface of zero potential। क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस ई की वजह से जो स्फीयर की सरफेस है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि थ्रू आउट कांस्टेंट होगा उस पूरी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है। और जो एडिशनल चार्ज है इमेज चार्ज एंड the additional image charge, और जो एडिशनल इमेज चार्ज है Q प्राइम, is needed to charge the potential
of the sorry is needed to change the potential of the sphere. To some other constant. तो अब यहाँ पर आप एक सिंगल इमेज चार्ज क्यू प्राइम, क्योंकि एक क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से एक सिंगल क्यू प्राइम इमेज चार्ज है वो कंसिडर करेंगे, ताकि जो सरफेस है स्फीयर, क्योंकि स्फीयर को हम एक कंडक्टिंग स्फीयर को कंसिडर करें, ताकि जो सरफेस है वो जीरो पोटेंशियल के ऊपर आ जाए। और जो ये क्यू प्राइम चार्ज है ये एक एडिशनल चार्ज है, क्योंकि ये इमेज है, इमेज चार्ज एक्चुअली होता नहीं है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक एडिशनल चार्ज है जो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर जो है उसको चेंज कर सकता है किसी और कांस्टेंट तक। अभी भी कांस्टेंट ही है क्योंकि उसके ऊपर जीरो पोटेंशियल है। बात समझ आई? जीरो पोटेंशियल है ना, तो वो कांस्टेंट ही है, लेकिन आप इस एडिशनल चार्ज की मदद से उसको किसी और कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब 0 से 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, उसको किसी और कांस्टेंट पे लेके जा सकते हैं, उस एडिशनल चार्ज क्यू प्राइम जो आपने सपोज किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस कंडक्टिंग स्फीयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड कर, कांस्टेंट वैल्यू। अब जो ये जो इमेज चार्ज है, द सेकेंड इमेज चार्ज, अब ये जो सेकेंड इमेज चार्ज है मे बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये जो सेकंड इमेज चार्ज है इसको आप प्लेस करें सेंटर ऑफ स्फीयर पे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि सरफेस जो है वो स्फीयर की इक्वी पोटेंशियल है। तो इस तरह इसको प्लेस करें सेंटर पे कि उसकी इक्वी पोटेंशियल को ये ख़त्म ना करे। नेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, कि वो इक्वी यानी कि जब आप इसको सेंटर पे रखें इमेज चार्ज को, सेकंड इमेज चार्ज को, तो ये उसकी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल सरफेस उसको डिस्टर्ब ना करे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज आर्बिट्रेरी, और इसका मैग्नीट्यूड आर्बिट्रेरी है, यानी कि कोई भी वैल्यू मैग्नीट्यूड की हो सकती है, 1 2 3 4 5 एनी वैल्यू इट कैन हैव। अब इसको आपने एडजस्ट करना है इस चार्ज को, तो इट मे बी एडजस्टेड टू फिट द बाउंड्री कंडीशंस। तो इसको आपको फिट करना पड़ेगा इस एडिशनल चार्ज को बाउंड्री कंडीशंस जो हैं ऑफ द प्रॉब्लम, जो बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम उनकी फिट करने के लिए। अब जो ज्योमेट्री है इस प्रॉब्लम की, वो अब जो कैलकुलेशन हमने करनी है उसको हम फिगर बनाते हैं। ज्योमेट्री
of the problem is shown in figure 1a, figure 1। ठीक है, आपके सेंटर के ऊपर आपने एक एडिशनल चार्ज जो है वो रख दिया है। ठीक है, जो सेकंड चार्ज है, ये जो सेकंड इमेज चार्ज है जो सेंटर पे रखा है, इसको क्यू डबल प्राइम का नाम दे दें। एक तो इमेज चार्ज क्यू प्राइम है जो आपने सपोज किया, एक और इमेज चार्ज क्यू डबल प्राइम सपोज किया और उसको सेंटर पे रखा है, और सेंटर पे इस तरह रखा है कि जो इक्वी पोटेंशियल नेचर है स्फेरिकल सरफेस की वो डिस्टर्ब ना हो, यानी कि उसका पोटेंशियल जीरो ही रहे। ये चार्ज रखने से उसका पोटेंशियल जीरो से चेंज ना हो, और इसका मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड का ये आप ले सकते हैं। नो आई विल ड्रा द फिगर। तो अब हम पहले फिगर ड्रा करते हैं इसकी। ये देखें, ये एक्शन है और यहाँ पर ये क्यू चार्ज है। ठीक है, इसकी ये विसिनिटी है और इस विसिनिटी के अंदर ये सेंटर है इस स्फीयर का, और यहाँ पर क्यू डबल प्राइम चार्ज पड़ा हुआ है। इसका ये रेडियस ए है और इस जगह पर ये चार्ज क्यू डबल प्राइम है और इधर ये चार्ज क्यू प्राइम पड़ा हुआ है। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये बी डिस्टेंस है क्यू प्राइम चार्ज का सेंटर से। ठीक है, ये ओरिजिन है और इसका डिस्टेंस क्यू का इस जगह से डी है। ये क्यू चार्ज। अब इधर ये पॉइंट P है, तो सेंटर से जो लाइन खींचेंगे इस पॉइंट P तक, उसको हम कह देंगे दैट इज R। ये वाला जो है ये R1 है, और इधर Q प्राइम से जो लाइन जाएगी इधर तक, इसको हम कह देंगे ये R2 है। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर है। इधर से ये एंगल थीटा जो है वो बन रहा है, इसको कहते हैं फिगर 1। दैट इज ए फिगर 1। ठीक है जी, अब फिगर 1 क्या डिस्क्राइब करिए। ये सेंटर पे क्यू डबल प्राइम एडिशनल चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसकी विसिनिटी में ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस ए है। ये क्यू प्राइम चार्ज कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, ओरिजिन से बी डिस्टेंस के ऊपर है। अब इस फिगर से ये क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। ठीक है, ये फिगर जो है इससे ये क्लियर है कि जो इमेज चार्ज है क्यू प्राइम, इमेज चार्ज क्यू प्राइम, ये जो इमेज चार्ज क्यू प्राइम है जो कि इस चार्ज क्यू की वजह से हमने कंसिडर किया, ये इमेज चार्ज क्यू प्राइम जो है लाइज ऑन द लाइन, ये उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है पासिंग थ्रू क्यू, जो कि क्यू में से पास कर रही है। ये देखें, ये लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन क्यू में से पास कर रही है, तो ये उस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, इस लाइन के ऊपर, ये जो एक्सिस की लाइन है, इस लाइन पर पड़ा हुआ ये लाइन जो है वो क्यू में से पास कर रही है।
यानी कि अगर आप इसको देखें तो Q और Q प्राइम इसके दरमियान कोई डिस्टेंस आ तो एक डाइपोल टाइप शेप जो है ये आपको नज़र आ रही है अगर इनके दरमियान में कोई डिस्टेंस आ रहा है तो। एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ये लाइन ये सेंटर में से भी गुजर रही है और चार्ज Q में से भी गुजर रही है, तो इसके ऊपर ये Q प्राइम चार्ज जो है वो लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको सॉल्व करने के लिए। वी विल यूज द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है उनको आप यूज करेंगे एज द सिमेट्री इज स्फेरिकल, क्योंकि हमारे पास जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल है, ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो फिर इस कंडक्टिंग स्फीयर को सॉल्व करने के लिए पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको यूज किया गया। Now we will specify the position and the magnitude of the image charge। अब जो पोजीशन है और मैग्नीट्यूड है इमेज चार्ज का उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको स्पेसिफाई करेंगे किसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। दस फ्रॉम फिगर 1, अब जो फिगर 1 है उसके मुताबिक द पोटेंशियल एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, जो पोटेंशियल है इस आर्बिट्रेरी पॉइंट P के ऊपर, ये पॉइंट P पे, ये फंक्शन है r, थीटा और फाई का, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ड्यू टू चार्ज Q एंड Q प्राइम। इज गिवन बाय, तो अब ये पोटेंशियल V जो है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 Q प्लस Q प्राइम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 ये इधर, ठीक है, ये V है यहाँ पर R थीटा फाई और R2 जो ये वाला इस Q चार्ज, ठीक है, इस पर मैंने वो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगा दिया पोटेंशियल के लिए। अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं R1 और R2 की, तो बाय लॉ ऑफ कोसाइंस R1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD cos ऑफ थीटा का अंडर रूट, और इसी तरह R2 की वैल्यू जो है वो R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RB cos ऑफ थीटा।
तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, अब आप देख लें कि जो R1 है ये D डिस्टेंस के ऊपर है इधर से, ठीक है, और R2 जो है वो B डिस्टेंस के ऊपर। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन जो है ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अब पोटेंशियल जो है V पोटेंशियल अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा प्लस Q प्राइम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा। इसको आप क्या दें, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो सरफेस ऑफ द स्फीयर है उसके ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर की सरफेस के ऊपर R A के बराबर है और V 0 है क्योंकि उसका रेडियस A है और पोटेंशियल उस पूरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर V जो है वो 0 के बराबर होगा, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा। ये किसके लिए, फॉर R वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई, सारी जितनी वैल्यूज हैं थीटा और फाई की उसके लिए। अब जो इक्वेशन 1 है आपके पास ये वाली, ये इक्वेशन 1 इंप्लाई करती है कि V किस सूरत में 0 हो सकता है। उसी सूरत में 0 हो सकता है अगर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि एक दूसरे के बराबर हो। अगर ये एक दूसरे के बराबर हो तो फिर इस सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर V जो है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तब आप कह सकते हैं कि V 0 होगा। बट इक्वेशन 1 describes that V can be 0 only if two square roots are proportional to each other। अगर दो स्क्वायर रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये वाली, ये टर्म और ये टर्म, अगर ये प्रोपोर्शनल तो उसी सूरत में V जो है वो 0 हो सकता है। सो वी कैन राइट, लिहाजा हम लिखेंगे कि R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RB cos of theta is directly proportional to R square minus D square minus 2RD cos of theta का अंडर रूट R is equal to A के ऊपर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोपोर्शनल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos ऑफ थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ पर जो ये जितने डिस्टेंसेस हैं इनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसके मुताबिक ये देखें कि B निस्बत A जो है ये A निस्बत D के बराबर है।
तो यहां से ही आएगा बी ओवर ए ओवर डी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर ओवर डी। अब इसमें b की वैल्यू ए स्क्वायर ओवर डी सब्स्टिट्यूट कर यहां पर इस जगह पर, तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस, अब b की वैल्यू ए स्क्वायर ओवर डी का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डी कॉज ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए फोर डी स्क्वायर माइनस 2a क्यूब ओवर डी कॉज ऑफ थीटा का अंडर रूट। सिर्फ मैंने वहां पर वो वैल्यू b की सब्स्टिट्यूट की और कोई काम नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू a ओवर डी ए स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर इनटू कॉमन निकाल लें डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ए ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ओवर डी। अब ये कौन सी है? ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब है कि जो लोकेशन है इमेज चार्ज की, ठीक है, द लोकेशन ऑफ इमेज चार्ज इज, अब लोकेशन जो है इमेज चार्ज की, वो जो बी की वैल्यू आपने निकाली एक्चुअली वो लोकेशन है ए स्क्वायर ओवर डी। अब इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, दैट इज पोटेंशियल V इज जीरो एट दैट पोजीशन, कि पोटेंशियल जो है वो इस पोजीशन के ऊपर जीरो है, B इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर डी के ऊपर। अब ये जो है इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर, ये मिटा दो इसको। तो पुट इक्वेशन 2 इंटू 1, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो v क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा प्लस d ओवर a क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा।
क्योंकि यहाँ पर देखें ना आपके पास ये ए ओवर डी आ रहा है, तो ये उल्ट के क्या हो जाएगा, डी ओवर ए, जब वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर फाई ज़ीरो है, इसमें कह दें इक्वेशन 3 है, सॉरी वी ज़ीरो है। अगर वी ज़ीरो है तो फिर यहाँ पर वी को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2AD cos ऑफ थीटा प्लस डी ओवर ए क्यू प्राइम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD cos ऑफ थीटा। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे आपके पास ये 4 पाई, ये भी कैंसल, ये भी इसके साथ कैंसल, तो पीछे क्या रह जाएगा, Q प्लस डी ओवर ए, बल्कि इसको लिख लें कि आप Q प्राइम Q इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए क्यू प्राइम, और Q प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओवर डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब जो तो ये इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, एक इक्वेशन 4 है और एक पीछे ये हमने इक्वेशन लिखी थी कि ये, इसको कह दें कोई इक्वेशन ए, ठीक है। तो जो इक्वेशंस हैं 10, इक्वेशन 4 एंड ए, ये जो इक्वेशन 4 और ए हैं, स्पेसिफाई द लोकेशन and the magnitude of the image charge Q प्राइम, ठीक है। ये स्पेसिफाई करती है लोकेशन और मैग्नीट्यूड जो है इमेज चार्ज Q प्राइम का। अब सेम यही जो केस है, इसके लिए आपने जो पोटेंशियल तो फाइंड कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस चार्ज डेंसिटी उसको फाइंड करना है, यानी कि पोटेंशियल भी और इंड्यूस चार्ज डेंसिटी भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा इसी एग्जांपल को, ठीक है। यहाँ पर अब आपने जो है वो पोटेंशियल भी फाइंड कर लिया है और इंड्यूस चार्ज की पोजीशन और लोकेशन जो है उसको भी फाइंड कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। वो नेगेटिव में आ रहा है, उसी वो नेगेटिव के अंदर ही आना जो इमेज चार्ज आप है। Now, example number 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड and induced charge density.
पोटेंशियल भी फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है, इंड्यूस डेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज plus q in the neighborhood of a conducting sphere, कंडक्टिंग स्फीयर के नेबरहुड में बाय इलेक्ट्रिक इमेज मेथड। अच्छा, अब ये वो सेम ही कन्फिग्रेशन है, ठीक है, यही वाली फिगर बननी है यहाँ पर भी सेम ये वाली, ठीक है। ये वाली फिगर आपने रीड्रॉ करनी है। ये r1 डिस्टेंस है, ये r2 है, ये r है, ये इसका रेडियस a है, ये b डिस्टेंस पे q प्राइम चार्ज है, q डबल प्राइम जो उसको आपने सेंटर के ऊपर रखा हुआ, सेम वही वाली कन्फिग्रेशन है। अब इस कन्फिग्रेशन के लिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पॉइंट है पोटेंशियल है, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस q प्राइम एंड q डबल प्राइम एट पॉइंट P इज गिवन बाय, ठीक है जी। तो ये जो पोटेंशियल है आपके पास v1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r1 का मैग्नीट्यूड, q प्राइम ओवर r2 का मैग्नीट्यूड प्लस q डबल प्राइम ओवर r का मैग्नीट्यूड। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर जो r1 है, वेयर r1 इज इक्वल टू r माइनस डी का मैग्नीट्यूड, यानी कि r स्क्वायर प्लस लॉ ऑफ कोसाइन से d स्क्वायर माइनस 2rd कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2, इसको इक्वेशन 2 कह दें। फिर r2 r माइनस बी, r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rb कॉज ऑफ थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद r जो है दैट इज इक्वल टू r, ठीक है। ये आपको पता है चीज़ों का। अब यहाँ पर जो q प्राइम है, आल्सो q प्राइम इज इक्वल टू माइनस a ओवर डी क्यू, ये पिछले प्रॉब्लम में आपने कैलकुलेट किया है। b जो है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर d, ये भी कैलकुलेट किया है। और q डबल प्राइम a ओवर d इज इक्वल टू q इंटू क्यू। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इनको इक्वेशन 1 के अंदर यूज करें। यूज ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये सारी वैल्यूज जो हैं इनको इक्वेशन 1 के अंदर यूज करें। क्यू डबल प्राइम क्यू प्राइम, ये सारी वैल्यूज हैं।
ये फिगर अब आपने बना ली हुई है ना, इसको मिटा दूँ ना। तो ये सारी वैल्यूज जो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे तो वी जो है पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 RD काज ऑफ थीटा का अंडर रूट माइनस A/D इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB काज ऑफ थीटा का अंडर रूट और प्लस A/DQ डिवाइडेड बाई R। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर, ये सारी वैल्यूज जो है वो हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अब पहले नंबर पर आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल तो फाइंड कर लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E R ऑफ थीटा, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, माइनस डेल V R ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा E R ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस करली फाई ओवर करली R, R यूनिट वेक्टर माइनस 1/r करली V ओवर करली थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने डेल ऑफ V ऑफ R ऑफ थीटा के अंदर, यानी कि वो V के जो R और थीटा पे डिपेंड कर रहा है उसका पार्ट लिखा है। फाई वाला पार्ट नहीं है इसके, क्योंकि ये सिर्फ R और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अब पहले नंबर पे तो आपने फाइंड करना है करली V ओवर करली R। तो करली V ओवर करली R Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मैं लेता हूँ डेरिवेटिव V का, तो -1/2 इंटू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD काज ऑफ थीटा की पावर 3/2 इंटू 2R माइनस 2D काज ऑफ थीटा। ठीक है जी, माइनस A/D -1/2 R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RB काज ऑफ थीटा की पावर -3/2 2R माइनस 2B काज ऑफ थीटा प्लस A/D -1 R की पावर -2। ये आपके पास पूरा डेरिवेटिव आ जाए विद रिस्पेक्ट टू आर, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, इसके अंदर ये पहला डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया। आप इसको जरा रीअरेंज कर लें। ठीक है, इस इक्वेशन को तो रीअरेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, करली V ओवर करली R Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को भी कॉमन निकाल लें बाहर,
आर माइनस डी काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 RD काज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस क्यू ओवर डी आर माइनस बी काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB काज ऑफ थीटा की पावर 3/2 प्लस A over D over R square. That is equation number 7. ठीक है, ये मैंने वो कटिंग करके रीअरेंज करके लिखी है इक्वेशन, बस और कुछ नहीं किया। नाउ ये तो करली वी ओवर करली आर निकल आया। अब आपने करली वी ओवर खरती थीटा फाइंड करना है, एंड यानी कि आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है। तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD काज ऑफ थीटा माइनस 3/2 माइनस 2RD इंटू माइनस साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस A ओवर D आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB काज ऑफ थीटा माइनस 3/2 माइनस 2RB माइनस साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है डिफरेंशिएशन की। अब इसको रीअरेंज करें तो करली वी ओवर करली थीटा विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD काज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस क्यू ओवर डी आर बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB काज ऑफ थीटा की पावर 3/2। और ये ब्रैकेट हुआ। अब इसको 1 ओवर R से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखें यहां पर ये 1 ओवर R है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को 1 ओवर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर R करली V ओवर करली थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, ये R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डी साइन ऑफ थीटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD काज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस A ओवर D बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB काज ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 8 को आपने इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। 7 और 8 जो आर के रिस्पेक्ट और थीटा के रिस्पेक्ट से निकालनी है, उसको इक्वेशन नंबर 6 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है।
पुट वैल्यूज ऑफ 7 and 8 into 6। 7 और 8 की वैल्यूज जो हैं उसको 6 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ई ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट आर माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्केयर डी स्केयर माइनस 2 RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी। जनाब आओ साइन करने ना। हाँ मैं आवागा जो है तुसी तकरीबन आपको पौने घंटे बाद ठीक है। उस मैं फिर टेस्ट लै रहा होगा ना तो फिर मैं की नंबर वो है रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है ना। हाँ ए ओवर डी आर माइनस बी कॉज ऑफ थीटा आर स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 RB कॉज ऑफ थीटा 3/2। ठीक है, ये ब्रैकेट छोटी इसमें क्लोज हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ आर यूनिट वेक्टर, ये आर वाली टर्म मैंने लिखी है, प्लस डी साइन ऑफ थीटा, थीटा वाली टर्म लिखने लगाऊँ, आर स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2 RD कॉज ऑफ थीटा माइनस ए ओवर डी बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 RB कॉज ऑफ थीटा 3/2। ये ब्रैकेट क्लोज, थीटा यूनिट वेक्टर और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन ए है, कैपिटल ए। अब अगर आर और थीटा की टर्म में मैं कंबाइन करके लिख लूँ, यानी कि इस फॉर्म में कि E of R theta that is equal to R minus D cos of theta divided by R square D square minus 2 RD cos of theta 3/2। ठीक है, R यूनिट वेक्टर प्लस डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्केयर डी स्केयर माइनस 2 RD कॉज ऑफ थीटा 3/2 थीटा यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। नेक्स्ट माइनस ब्रैकेट ए ओवर डी आर माइनस बी काज ऑफ थीटा आर स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 RB काज ऑफ थीटा 3/2 आर यूनिट वेक्टर प्लस ए ओवर डी इंटू बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 RB काज ऑफ थीटा की पावर 3/2, और ये थीटा यूनिट वेक्टर ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको रीअरेंज किया है और कुछ नहीं। ठीक है, थीटा और आर वाली टर्में अलहदा कर ली हैं, थीटा और आर वाली टर्में अलहदा कर ली। अब इसमें से अगर ये टर्म जो आप कॉमन निकाल लें, यानी कि इसको अगर लिखें
ई ऑफ आर थीटा आर के ऊपर ये वेक्टर भी डाल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर -2 RD काज ऑफ थीटा की पावर 3/2। इसको कॉमन निकाल लूँ तो इनटू आर माइनस डी काज ऑफ थीटा आर यूनिट वेक्टर प्लस डी साइन ऑफ थीटा थीटा यूनिट वेक्टर ब्रैकेट क्लोज -1/4 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2 RB काज ऑफ थीटा 3/2 इंटू आर माइनस बी काज ऑफ थीटा आर यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन ऑफ थीटा थीटा यूनिट वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। दैट इज इक्वेशन नंबर 9। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आए हैं। अब चूंकि टाइम ओवर हो रहा है, इसमें अभी रह गया इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, तो इसी केस के लिए फिर वो मैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो है वो कल उसको कैलकुलेट करूंगा और फिर कुछ और एग्जांपल्स जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे।